नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूँ आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है। और इस सीरीज़ के तहत हमने आपको कम से कम 8 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की वीडियो में हमारी क्लास 9th रहेगी। दोस्तों, हमारा टॉपिक कल शुरू हो चुका था मगध साम्राज्य का। जैसा कि हम कल भी जिक्र कर चुके थे, हमारे कुल महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद होता था वो मगध साम्राज्य हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों, जो प्राचीन समय में जितने भी पावरफुल राजा हुआ करते थे, जितने भी फेमस राजा होते थे, वो सभी सभी के सभी मगध साम्राज्य में ही काउंट होंगे दोस्तों। इसलिए हम मगध साम्राज्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मगध साम्राज्य से ही बनेंगे। दोस्तों, इस साम्राज्य के अंदर हमने कल एक हरेक वंश का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। और जैसा कि आज हम अपनी वीडियो में इसी साम्राज्य का शिशुनाग वंश और नंदवंश, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट आपको ख़त्म करवा देंगे। और हमने कल हरेक वंश में कई राजाओं का जिक्र किया था, जैसे कि इसके संस्थापक थे बिंबिसार। और इसके बाद बिंबिसार के पुत्र हुआ करते थे अजातशत्रु, जिनका उपनाम हुआ करता था कुणिक। आगे चलकर उसका भी पुत्र आया था जिसका नाम उदयन होता था। दोस्तों, इस वंश को पितृ हत्यारा वंश कहा जाता था। और ये पितृ हत्यारा वंश इसलिए कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पुत्र होता था वो अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी हासिल कर लिया करता था और खुद राजा बन जाया करता था। ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कल का हमने कल क्या क्या टॉपिक पढ़ा था। दोस्तों, हर एक वंश का जो अंतिम राजा है वो नागदर्शक हुआ करता था। और नागदर्शक के बाद इस वंश के लास्ट में, अंतिम में, किसी भी राजा का कोई वर्णन नहीं मिलता किसी भी प्रकार का। इसलिए सिर्फ यही कहा जाता है कि हर एक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो नागदर्शक को ही कहा जाता है। और कहा जाता है दोस्तों, नागदर्शक को किसी शिशुनाग शासक ने मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और फिर उस शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों, हर एक वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो शिशुनाग वंश आता है। दोस्तों, हर एक वंश का जो समय काल था वो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक रहा था। और संस्थापक, ये बात हम कर ही चुके हैं, जो बिंबिसार इसके संस्थापक कहलाते थे। दोस्तों, जो बिंबिसार है और जो अजातशत्रु है, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। हमने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था इसका। और जो तीसरे राजा होते थे हर्यक वंश के अंदर ही, जिनका नाम होता था उदयन। उदयन जो है वो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो उदयन होते थे उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जिसका वर्तमान समय में नाम पटना है। और ये पटना नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग वंश की और नंद वंश की। इस वंश को हम कंप्लीट जिक्र कर लेंगे, कंप्लीट इस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल की वीडियो में हमने दोस्तों हर एक वंश कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो समय काल है, जो टाइम पीरियड है, वो रहेगा आपका 413 से लेके 345 ईसा पूर्व, जिसके संस्थापक है दोस्तों शिशुनाग कहलाएंगे। दोस्तों, जो आपका ईसा पूर्व का समय है वो हमेशा घटते क्रम की ओर बढ़ता है। जैसे हम सिंधु सभ्यता से लेके अब तक बढ़ते आए हैं, हम सिर्फ घटते क्रम की ओर ही चल रहे हैं। जैसे 2500 से लेके 1700 तक का ईसा पूर्व का जो समय है वो सिंधु सभ्यता का था। और 1500 से लेके 1000 तक वैदिक सभ्यता का था। और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक सभ्यता का काल हुआ करता था। फिर 600 ईसा पूर्व में हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, उसके बाद हमने जैन धर्म पढ़ा। उस 600 ईसा पूर्व में ही हमने लोहे की खोज का जिक्र किया, उस पैसों की शुरुआत हुई। सब कुछ 600 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई। जो नारी की इज्जत में गिरावट आई, तो उसके आने से आपके आसपास माहौल में भी फ़र्क पड़ा। जैसे कि लोहे की खोज होने से जो कृषि है वो पहले नंबर पे आ गई थी, पशुपालन दूसरे नंबर पे आ गया था। तो ये सब दोस्तों 600 ईसा पूर्व में ही बदलाव हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे ही घटते क्रम की ओर बढ़ता है आपका ईसा पूर्व का समय।
जैसे ही ये काल जो जैसे ही ये समय है ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर बढ़ेगा। जैसे कि अब समय चल रहा है वर्तमान का समय 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है ईसवी पूर्व का और ईसवी टाइम का अंतर। दोस्तों शिशुनाग वंश जो है वो 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके संस्थापक दोस्तों शिशुनाग कहलाए। और शिशुनाग ये वही शिशुनाग है जिसने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदर्शक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों नंदवंश आएगा। नंदवंश का भी जिक्र हम इसी वीडियो के अंदर कर लेंगे। ये दोनों वंश छोटे छोटे वंश हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये कंप्लीट टॉपिक हमारे अटैम्प्ट हो जाएंगे इसी वीडियो में। जो नंदवंश का समय काल रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, वो 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहेगा। इसके जो संस्थापक कहलाएंगे वो महापद्मानंद होंगे, और महापद्मानंद जो है वो बहुत शक्तिशाली राजा कहलाते थे। इस वंश का जब जिक्र करेंगे तब हम महापद्मानंद को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अंतिम में आता है दोस्तों मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जो समय काल है दोस्तों वो 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहेगा, जिसके संस्थापक कहलाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भी महान राजा हुआ करते थे, और जो इनके बाद राजा महान होंगे वो होंगे सम्राट अशोक। इन दोनों की अलग से हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका मौर्य वंश पार्ट 1 से होगा और अगला जो है वो पार्ट 2 के नाम से होगा। पार्ट 1 में हम चंद्रगुप्त मौर्य को कंप्लीट पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम सम्राट अशोक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। शिशुनाग वंश जैसे कि हम पहले भी बता चुके आपको, इसका जो समय काल था वो 413 से 345 ईसा पूर्व रहा। इसके संस्थापक शिशुनाग रहे। शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी वो पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर ली थी, और इसका जिक्र हमने पहले क्या किया था कि जो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा होता था नागदर्शक, उससे पहले जो उदयन होते थे ना, उस उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, और पटना नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। तो शिशुनाग वंश ने में जो शिशुनाग राजा होते थे उन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी बदलकर वैशाली को कर लिया था, और जो इस वंश में राजधानी कहलाई थी वो वैशाली कहलाई थी। और आगे चलकर शिशुनाग का ही जो पुत्र होगा कालाशोक, वो वापस वैशाली से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर लेगा। तो जब अगले पॉइंट में आएगा तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को। इसने अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती भी एक राज्य होता था जिसको जीत लिया था उसने, मतलब शिशुनाग ने, और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग के जो पुत्र का नाम होता था वो कालाशोक हुआ करता था दोस्तों। ये वही कालाशोक है जो पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बना लेगा, किससे चेंज करके, वैशाली से चेंज करके। कालाशोक के पुत्र का नाम क्या होता था दोस्तों, काकवर्ण हुआ करता था। और जो शिशुनाग के कार्यकाल में ही 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगति हुआ करती थी, और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों वैशाली में। और वैशाली जो है शिशुनाग जी ने क्या कर ली थी, राजधानी बना ली थी अपनी। कालाशोक ने राजा बनने पर अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र को बना लिया था। देखो दोस्तों ये वही पॉइंट आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो शिशुनाग राजा हुआ करते थे उन्होंने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाई थी, और फिर उनके पुत्र कालाशोक ने दोबारा से वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। कहा जाता है दोस्तों इस वंश का जो अंतिम राजा हुआ करता था वो नंदीवर्धन होता था, और नंदीवर्धन के बाद इस वंश के अंतिम किसी भी राजा का कोई वर्णन नहीं मिलता। और इस नंदीवर्धन की जो हत्या थी वो महापद्मानंद राजा ने की थी, और महापद्मानंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों आपका शिशुनाग वंश यहीं पर समाप्त हो गया था। अगर इसका प्रथम राजा पूछ ले तो शिशुनाग, जो कि इसके संस्थापक भी कहलाए। अंतिम राजा पूछ ले तो अंतिम राजा नंदीवर्धन रहे, और उस नंदीवर्धन की हत्या किसने की, महापद्मानंद ने, और महापद्मानंद ने उसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नंद वंश के और प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। नंद वंश का जो टॉपिक है वो भी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। नंदवंश के जो संस्थापक कहलाते हैं वो महापद्मानंद कहलाते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, महापद्मानंद जी ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंदवंश की स्थापना कर दी थी। नंदवंश का दोस्तों जो समय काल है वो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। नंदवंश का जो समय काल है वो 345 से
322 ईसा पूर्व तक रहा था और संस्थापक महापद्मानंद रहे थे। और उसके कुछ अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। महापद्मानंद जी को क्षेत्रीय विनाशक कहा जाता था और क्षेत्रीय विनाशक का जो उदाहरण मतलब जो उसका प्रमुख नेम है वो रहेगा क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रिय विनाशक की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो ये कहलाती थी, जो क्षत्रियों का नाश करता है उसे ही क्षत्रिय विनाशक कहा जाता है। महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट नामक कोई उपाधि हुआ करती थी दोस्तों, वो महापद्मानंद जी ने धारण की थी। और महापद्मानंद ने कलिंग को भी जीत लिया था। और कलिंग जो है वो वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा को ही पहले प्राचीन समय में कलिंग कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको उड़ीसा कहा जाता है। दोस्तों एक हाथी गुफा नामक अभिलेख है, उस अभिलेख में हमें पता लगता है कि महापद्मानंद जी ने कलिंग को जीत लिया था। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि नंद वंश का जो शक्तिशाली शासक होता था वो महापद्मानंद हुआ करता था और सबसे शक्तिशाली राजा इसे ही कहा जाता है इस वंश का। और इस वंश का जो अंतिम शासक दोस्तों किसे कहा जाता है? घनानंद को। दोस्तों ये घनानंद वही है, वैसे जो बुक्स हैं वो इस चीज़ को शो नहीं करती, लेकिन कहा जाता है कि जो घनानंद है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हुआ करते थे। इस चीज़ की स्टोरी किससे पता लगती है दोस्तों? जो घनानंद है उसके दरबार में एक मोरा नामक महिला रहा करती थी जो उसकी दासी कहलाती थी। उस मोरा का ही पुत्र होता था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का जिक्र किताबों में नहीं दिखाया जाता है, बस ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मोरा होता है, लेकिन जो मोरा है वो दासी बन के रहती है घनानंद के दरबार में। इसलिए सिर्फ ये आइडिया लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता है वो घनानंद को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो अपने माँ के नाम पे ही की थी। इसकी माँ का नाम मोरा हुआ करता था। दोस्तों जो महान चाणक्य हुआ करते थे, जिनको हम कौटिल्य भी बोल देते हैं और विष्णुगुप्त भी कह देते हैं, उनका भी जिक्र इसी वंश में मिलता है क्योंकि वो घनानंद के दरबार में रहा करते थे। तो घनानंद जो राजा होते थे, नंद वंश के अंतिम शासक, उनके ही दरबार में जो महान चाणक्य हुआ करते थे वो रहा करते थे इनके दरबार में। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। घनानंद के दरबार में ही एक दासी रहती थी जिसको मोरा कहा जाता था। मोरा नामक दासी रहा करती थी महिला। जो मोरा होती थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी। इसके नाम पर ही मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जैसा कि हम इसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। ये वही पॉइंट है। सिकंदर घनानंद के समकालीन होता था दोस्तों। जब घनानंद का शासनकाल होता था तब सिकंदर नामक व्यक्ति भी इसी के काल में रहा करता था। एक अष्टाध्यायी नामक पुस्तक होती है जो कि पाणिनि ने लिखी थी, और वो पाणिनि भी जो है वो महापद्मानंद के दरबार में रहा करता था। तो दोस्तों इस वंश से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। और पाणिनि कहाँ रहा करता था? महापद्मानंद के दरबार में रहा करता था। और जो महान चाणक्य हुआ करते हैं दोस्तों, वो किसके दरबार में रहा करते थे? वो राजा घनानंद के दरबार में रहा करते थे। और राजा जो घनानंद है वो किस वंश के शासक होते थे? नंद वंश के शासक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये तो थे दोनों वंश, आपके नंद वंश और शिशुनाग वंश। और उम्मीद करता हूँ इन दोनों वंश से इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए, और आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन इन वंश से आता है तो आपके इसी वीडियो से अटैम्प्ट हो जाए। दोस्तों आपको इस वीडियो की जो PDF फाइल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है लर्निंग एक्सीलेंस से ही, उस चैनल पे आपको कंप्लीट PDF फाइल मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगी उन सभी वीडियोस की PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं हम अपने नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सम्राट अशोक का हम कंप्लीट डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो मगध साम्राज्य के सारे वंश अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपको सारी डिटेल जो है मैं इस वंश की प्रोवाइड करवा चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।